हेलो दोस्तों, आई एम सी प्रवीण गुलछा, डायरेक्टर एंड फैकल्टी ऑफ एक्सेल। आज हमारे साथ है स्वयं साहू। इन्होंने फाउंडेशन दिसंबर 23 एग्जाम्स में 343 स्कोर किए हैं और अकाउंट्स में इन्होंने 90 स्कोर किया है, लॉ में 64, मैथ्स में 96 और इकोनॉमिक्स में 93 मार्क्स हैं इनका। तो आज हम अकाउंट्स के बारे में इनसे जानना चाहेंगे कि अकाउंट्स में 90 मार्क्स जो इन्होंने स्कोर किए हैं तो इनकी क्या स्ट्रेटेजी रही है, क्योंकि इस बार अकाउंट में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं हो पाया है। हर बार नहीं तो 90 प्लस काफ़ी लोगों का आता है, इस बार थोड़ा सा पेपर टफ था। तो आज जानते हैं स्वयं से। बेटा बहुत बहुत बधाई हो स्वयं। थैंक यू सो मच सर। स्वयं पहले अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और आप फाउंडेशन एक्सेल को आपने क्यों सेलेक्ट किया, क्या क्या वजह है इसकी? सर मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ और सर मैंने जब 12th के बाद फाउंडेशन के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में रिसर्च किया तो मुझे विद इन छत्तीसगढ़ रहना था। छत्तीसगढ़ क्या, मुझे सेंट्रल इंडिया में यही बेस्ट लगा एक्सेल, तो इसलिए मैंने यही सेलेक्ट किया। ओके अच्छा बेटा, जो आज हम लोग बात करने वाले हैं तो ये जो इंटरव्यू है आपका, ये बहुत सारे लोगों के काम का होगा जो सीए फाउंडेशन अभी जो तैयारी करने वाले हैं, और इवन जो 11-12 के जो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं सीए को अपना करियर बनाना चाहते हैं, Yes. उन सब के काम का है। तो पहले मेरे को आप ये बताओ कि 11-12 का जो कोर्स है वो कहीं ना कहीं सीए फाउंडेशन के कोर्स से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। तो 11-12 के जो बच्चे हैं उनको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि फाउंडेशन में उनको थोड़ा सा आसानी रहे? सर अगर 11th और 12th का ही बेसिक अगर क्लियर रखें तो फाउंडेशन में उतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कोर्स है, सिलेबस है, वो सिमिलर है। ओके मतलब 11-12 को कैजुअल नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा हाँ, उसको। अगर पहले से ही ड्रीम सीए का है तो फिर 11-12 को अच्छे से करना चाहिए। अच्छा जी, चलो ओके बेटा। अब ये बताओ मेरे को, जब क्लासेस तुम्हारी चल रही थी तो ड्यूरिंग क्लासेस किन खास बातों को तुमने ध्यान दिया? जैसे कि जो डेली बेसिस पे मैं होमवर्क देता हूँ, जो भी क्लास में होता है उससे मिलता जुलते कुछ क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, और प्लस आपको एक टाइम स्लॉट देता हूँ कि इस क्वेश्चन को इतने देर में बनाना है। तो उसको आप कैसे, आपने फॉलो किया कि नहीं किया, कैसे किया आपने? बिल्कुल फॉलो किया। जो भी होमवर्क देते थे आप उसके साथ टाइम लिमिट भी देते थे, तो उससे ये हेल्प हुआ कि एफिशिएंसी बढ़ी, विद इन टाइम पूरा हो जा रहा था। तो एग्ज़ाम में भी ऐसा टाइम का प्रॉब्लम आया नहीं। और क्लास में तो ध्यान देना तो ज़रूरी ही है, तो उसके साथ साथ मैंने जो आप क्वेश्चन हाईलाइट कराते थे वो सब भी हाईलाइट करके रखे थे, तो वो सारी चीज़ पीएल में काम है। ओके अच्छा, क्लासेस की रेगुलरिटी का कोई फ़ायदा मिलता है? बिल्कुल सर, अगर एक दिन भी क्लास ना आए तो ऐसा लगता है दूसरे दिन की पढ़ाई ही नहीं है कुछ। तो क्लासेस रेगुलर आना इम्पोर्टेंट है। मतलब लेकिन कभी कभी ऐसा होता होगा कि मन नहीं कर रहा है या कुछ रियल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको मैनेज करते हुए क्लास आ ही जाना चाहिए? यस सर, अगर मैनेज हो जाता है तो आ ही जाना चाहिए। आ ही जाना चाहिए। यस सर। ओके और ये बताओ बेटा, जैसे हम लोग हर वीक टेस्ट लेते हैं, तो वीकली टेस्ट में तुम्हारी तैयारी कैसे रहती थी, कैसे तैयार करते थे, और उसमें कैसा स्कोर होता था, उसका क्या फ़ायदा उठाया तुमने? सर वीकली टेस्ट में तो इनिशियली टाइम मिल जाता था जब हमारा कोर्स साइज चालू हो रहा था। बाद में ऐसा प्रेशराइज फील होता था कि इतने सारे कोर्स भी साथ में चल रहा है और तैयारी भी करना है, तो वही 1-2 दिन पहले तैयारी का मौका मिलता था, तो उसमें वही हाईलाइटेड क्वेश्चंस वगैरह ही सारे काम आते थे और रिवीजन करके हो जाते थे। ओके मतलब ये जो आप बोल रहे हो हाईलाइटेड, मतलब ये हो गया कि कोई भी क्वेश्चन जब हम क्लास में करते थे तो कुछ मार्किंग होती थी, कुछ हाईलाइट होते थे, तो वो कहीं ना कहीं आपको काम आता था? हाँ, हमारे बुक में भी जैसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हाईलाइटेड रहते थे वो, और जो आप स्टार मार्क करा के हाईलाइटेड कराते थे वो सारे। अच्छा बेटा ये बताओ कि एक्सेल का जो मटेरियल है उसके अलावा कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता है कि सफिशिएंट रहता है? सर बीच में मेरे को पीएल में ऐसा डाउट हुआ था कि ये सफिशिएंट है कि नहीं एक्सेल का मटेरियल करके, तो मैंने एक आध चैप्टर को इंस्टीट्यूट के बुक से भी किया, लेकिन बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि यही सबसे बेस्ट है। इसमें मतलब प्रीवियस ईयर के भी हैं, आरटीपी एमटीपी सारे कवर हैं, तो कहीं और भटकने से अच्छा है कि इसी को जितने बार हो सके उतने बार करूं। ओके और जैसे क्लास वर्क होमवर्क का मैंने 2 सेगमेंट दिया था, यस सर। तो उसको आपने कैसे यूज़ किया? पूरे क्वेश्चन देखते थे, क्या क्या सब क्या प्लानिंग किया तुमने उसका? सर क्लासेस में जो क्लास वर्क क्वेश्चन थे वो तो आप करा ही देते थे, बाकी होमवर्क में अगर कुछ छूट जाते थे तो भी वो खुद से कर लेता था मैं। ओके और अकाउंट्स के पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैलकुलेटर का इस्तेमाल।
तो उसकी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कुछ आपने विशेष कोई ध्यान दिया, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर बहुत बड़ा होता है, वास्ट होता है? सर कैलकुलेटर के लिए तो ऐसा कुछ नहीं किया था, बट इतने दिन से करते आ रहे थे तो हैबिट तो हो ही गया था कैलकुलेटर के ऊपर। ओके। तो अच्छा बेटा ये बताओ, इसके अलावा तुमने कुछ और कोई नोट्स, स्पेशल नोट्स बनाए, मतलब जो, क्योंकि ओवरऑल कोर्स बहुत वास्ट है तो पीएल में समय कम मिलता है, तो उसको कंपाइल करने के लिए तुमने क्या किया? सर क्लासेस के टाइम ही आप कॉन्सेप्ट कॉपी बनवाया करते थे, वही बनाया था बस, और वही काम भी आया आखिर में। शॉर्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए परफेक्ट था वो। ओके। मतलब कहीं ना कहीं उसको, नहीं तो क्या होता है, कई लोग जो सिस्टमेटिक नहीं रहते तो उनका नुकसान ये होता है कि वो चीज़ों को कंपाइल नहीं कर पाते। ओके। अच्छा बेटा, अब ये तो हो गया ड्यूरिंग क्लासेस जो आपने इंपॉर्टेंट टिप्स दिया, और ड्यूरिंग क्लासेस भी एक सवाल है आपसे कि कितने घंटे, होता है ना कि अपन क्लास से गए फिर थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो कितने घंटे आप पढ़ते थे? सर जब रेगुलर क्लासेस चलते थे तब तो क्लास से जाने के बाद कुछ देर बाद रिफ्रेश होने से 4 घंटा लगभग रोज का। 4 घंटे रोज के पढ़ते यस थे? सर। ओके। अच्छा बेटा, अब ये बताओ, जैसे ये तो क्लासेस के दौरान हो गया, अब जब पीएल कोई स्टूडेंट की स्टार्ट होती है तो प्रिपरेशन लीव में हम लोग एक स्टडी शेड्यूल बना के देते हैं आपको Yes, कि sir. डे वाइज आपको कौन से टॉपिक में कितने आवर्स देने चाहिए। तो प्रिपरेशन लीव में स्टडी शेड्यूल को तुमने क्या इस्तेमाल किया, और एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कैसा प्लानिंग थी तुम्हारी? सर पीएल में जो शेड्यूल मिला था इंस्टीट्यूट हमारे कोचिंग की तरफ से, वो मैंने फॉलो तो किया, बट बीच में ऐसा हुआ मेरे साथ कि मतलब मेरे को मम्मी के साथ रहना पड़ा उनके मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से, तो बीच में मेरा लीव हो गया था, तो वो पूरी तरह से तो फॉलो नहीं हो पाया था, बट मैंने सारे चीज़ कंप्लीट कर लिए थे उससे पहले ही। तो बाद में जब मैं कवर अप किया तो ऐसा फील नहीं हुआ कि 1 मंथ का गैप हुआ है। 1 मंथ का तुम्हारा गैप हुआ था? यस सर। मतलब टोटल 2 महीने की पीएल करीब हाँ उसमें 1 रही महीने होगी, गैप हुआ उसमें था। से 1 महीने का गैप है। यस। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि अगर पीएल 2 महीने में 1 महीने का इनका गैप हुआ, उसके बाद भी इनका 343 स्कोर है, तो कहीं ना कहीं मुझे जो सबसे बड़ी वजह ये लगती है इनसे बातचीत करके कि सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट का क्लास में रोज रोज आना। क्योंकि अगर आप क्लास में रेगुलर हैं तो एक रिवीजन में भी, क्योंकि इनको 2 रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाया होगा, तो एक रिवीजन में भी इतने अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं। सही बोल रहा हूँ? क्या Yes, लग रहा है sir. बेटा आपको? वही हेल्प आया जो क्लास में मतलब सीखा हुआ था, वही लास्ट में जाके काम आया। ऐसा लगा नहीं कि भूल गया हूँ पूरा, तो क्लास के ही सारा चीज़ काम आया। ओके। अच्छा बेटा, जैसे जब प्रिपरेशन लीव रहता है तो अकाउंट्स में क्वेश्चन का क्योंकि कुछ पूरा क्वेश्चन तो आप बना नहीं सकते, कुछ क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, कुछ क्वेश्चन को देखने, तो वो कैसे प्लानिंग एडजस्ट होती है? कैसा सोचा आपने, सर, कैसा किया? आपने जैसे एडवाइस किया था कि कुछ क्वेश्चन को पूरा फॉर्मेट के साथ करना, कुछ क्वेश्चन ऐसे रफली करना, तो जो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते थे उसको फॉर्मेट के साथ कर लिया करता था, और ऐसे ही बाकी को रफली। ओके। मतलब तुमने कहीं ना कहीं उसको ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखे थे हाँ क्वेश्चन? क्वेश्चन सेलेक्टेड थे सर कि यही अगर करना है, पढ़ा फॉर्मेट के साथ करना है तो ये क्वेश्चन करना है, यही इम्पोर्टेंट है सर। और पीएल में जो हम लोग ने मॉक टेस्ट लिया था, तो मॉक टेस्ट दिया था आपने? सर मैं पहला मॉक टेस्ट तो नहीं दे पाया था, मॉक टेस्ट 2 दिया था। ओके। तो मॉक टेस्ट का क्या बेनिफिट मिला बेटा आपको? फाइनल जो एग्जाम में आप मॉक टेस्ट का क्या बेनिफिट मिला आपको? सर मॉक टेस्ट में तो ये पता चला कि क्या प्रेशर होने वाला है वहाँ पे भी, और कैसे मैनेज कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ये सारी चीज़ें पता लग गई, तो वहाँ जब फाइनल में दिए तो तब इजी हुआ। मतलब जितने भी लोग हैं, आप बिल्कुल मॉक टेस्ट को बाईपास करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब ये हो गया कि एक अटेम्प्ट आप ऑलरेडी दे चुके हैं। आप जब एग्जाम देने जाते हैं आपको ऐसा लगता है जैसे कि वो आपका दूसरा अटेम्प्ट है। Yes, हम ऑलरेडी ये काम करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब Yes, आप sir. सीख जाते हैं, प्रेशर भी कम होता है कि प्रेशर भी कम होता है। अच्छा बेटा ये बताओ, जैसे पीएल में सोलो अकेले पढ़ना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ पढ़ना चाहिए, या कई बार होता है ना कि पीएल में पढ़ते पढ़ते हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ने की इच्छा नहीं होती, तो उस समय अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखना चाहिए? तो क्या लगता है आपको, कभी ऐसा हुआ कुछ तुम्हारे साथ? सर अगर कभी ऐसा डिप्रेस लगता है तो कुछ टाइम के लिए खुद को टाइम देना चाहिए रिफ्रेश होने के लिए, उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुक लेके ही बैठे रहना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए रिफ्रेश होने के लिए, ऑटोमेटिकली फिर सही होने लगता है चीज़। कितने आवर्स तुम पढ़ते थे? सर पीएल में तो ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स। 8 to 10 आवर्स? यस सर। ओके। और पूरा एक शेड्यूल जो बना हुआ था उसी के हाँ, उसी अकॉर्डिंगली, के अकॉर्डिंग। मतलब टारगेट बेस होना चाहिए कि इस डेट तक ये खत्म होना चाहिए? सर
मेरा तो टारगेट बेस्ड था कि आज ये करना है ऐसा। और कैसे, एक सब्जेक्ट की मल्टीपल सब्जेक्ट पीएल में? मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, अगर किसी एक ही सब्जेक्ट को किए तो फिर कुछ दिन बाद ऐसा लगता है कि भूल ही गए। जैसे लॉ का सब्जेक्ट है, उसको पर डे बेसिस रिवाइज नहीं किए तो अगले दिन लगता है कि ये तो पढ़ा ही नहीं है, ऐसा टाइप से। अच्छा, मतलब पूरे सब्जेक्ट को लेके चले Yes, आप। हाँ। ओके। और जो अभी का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है कि मोबाइल, तो पीएल में मोबाइल का मैनेजमेंट तुमने कैसा किया? सर मोबाइल तो जितना कम से कम हो पाए उतना ही यूज़ करता था। बस कभी कभी ऐसा लग जाता है कि उसका फ़ोन का ज़रूरत पड़ता है ऑनलाइन, अगर कुछ डाउट हो तो देखने वगैरह के लिए, तभी यूज़ करता था। तो वो कंट्रोल करना जरूरी है ऐसा लगता है? बिल्कुल सर। अगर आजकल क्या होता है कि अगर एक बार फ़ोन ओपन किए तो इतने सारे डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स है कि आधे घंटे 1 घंटा जाना फिक्स हो जाता है। अच्छा, कई लोग ये सही है कि गलत है बताओ, जैसे पीएल में गए, अब मान लो कोई चैप्टर है जिसमें दिक्कत आ रही है, यस सर। तो कई लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में सर्च मारते हैं वो टॉपिक, और उसके बाद कई टीचर्स के लेक्चर आते हैं, तो उनको वॉच करना ठीक है, या जो आपने क्लास में पढ़ा है, जो टीचर से आपने पढ़ा है उन्हीं को देखना ठीक लगता है? क्योंकि बाढ़ आ जाती है जब पीएल आता है ना, तो कोई मैराथन आता है, कोई क्या डालता है, तो कई लोग बह जाते हैं। सर पीएल के टाइम पे ऐसा रहता है कि मतलब अगर कुछ नया पढ़ें तो भी समझ आना नहीं है। अगर जो पहले पढ़े हैं वही एक बार देख लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि समझ में आ जाए। और कुछ नया ऐसा पढ़ें तो ऐसा मतलब उतना उतना प्रेशर रहता है कि समझ ही नहीं आएगा। हाँ, मतलब कुल मिला के पीएल में अवॉइड करना चाहिए कि नए हाँ। चीजें आप ना पढ़ो, जो है उसी जो को अच्छे से हाँ, करो, वो ज्यादा अच्छा है। या फिर मल्टीपल रिवीजन करो, हाँ, ज्यादा अच्छा है। यस सर। ओके। तो ठीक है बेटा, आपने पीएल के बारे में सब बातें बताई। अच्छा, दोस्तों का कुछ सपोर्ट मिलता है? दोस्तों मतलब क्या कहना है तुमको, फ्रेंड्स का क्या सपोर्ट मिलता है? सर फ्रेंड्स का सपोर्ट तो मिलता है, अगर अच्छे फ्रेंड्स हैं तो बिल्कुल सपोर्ट मिलता है। और एकदम से ज़्यादा दोस्ती भी नहीं होनी चाहिए अगर तैयारी में लगे हुए हैं तो। हम्म। और ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए कि पढ़ने के लिए मोटिवेट, साथ साथ थोड़ा इंजॉयमेंट भी और पढ़ने के लिए भी करें हाँ, ऐसा। मतलब फ्रेंड्स का सिलेक्शन बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई दोस्त सीए नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो हाँ, उसको लगता है कि चलो, मतलब उसको वो इतना फ्री पता नहीं होते हैं है। लेकिन हम फ्री नहीं होते हैं। हाँ हाँ, तो कहीं ना भी बोलने की आदत होनी हाँ चाहिए। ओके। तो ये ड्यूरिंग पीएल आपने बताया बेटा, बहुत अच्छा। अब ये बताओ, जब एग्ज़ाम देने हम जाते हैं, तो एग्ज़ाम, अकाउंट का पेपर पहला होता है, यस तो सर। उसके कितने दिन पहले आपने स्टार्ट कर दिया था तैयारी? सर अकाउंट्स का तो पहले से ही तैयारी था, तो मैंने ऑलमोस्ट 2 डेज बिफोर तैयारी चालू किया था। अच्छा, 2 दिन पहले आपने हाँ। तैयारी चालू किया। ओके। और उस समय तो मेरे ख्याल से खाली बस देखे होंगे कि हाँ कुछ बस, बनाते भी थे? नहीं सर, फॉर्मेट वगैरह बनाने वाला काम पहले हो चुका था, तो अभी बस रफ में ही करता था पूरा। रफ में ही करते हाँ। थे। ओके। एग्ज़ाम जब अपन देने जाते हैं तो सबसे पहले आपको 15 मिनट्स पहले पेपर मिल जाता है, यस सर। तो वो 15 मिनट्स का कैसे इस्तेमाल किया आपने? सर वो 15 मिनट्स पे मैंने सेलेक्ट किया कि कौन सा क्वेश्चन को करूँ और कौन सा एक क्वेश्चन को छोड़ूं करके। अच्छा, जो एक क्वेश्चन का ऑप्शन रहता है, हाँ। तो वो कौन सा छोड़ना चाहिए वो आपने देख हाँ। लिया। और जब सीक्वेंस कैसा रखा आपने? सर सीक्वेंस तो मैंने सोचा था कि पूरा सीक्वेंसली करूँगा, 1 2 3 4 5 ऐसा हाँ। लास्ट छोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसा लगा था कि सारा आ रहा है। बट जब मैंने सेकंड क्वेश्चन किया तो उसमें एक क्वेश्चन था जो मैंने रॉन्ग कर दिया। ऑलमोस्ट 15 मिनट उसमें जा चुके थे, तो फिर गलत हो गया था, तो मैंने उसको पूरा काटा, फिर से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया। अच्छा, पूरा काट के फिर से वापस यस दूसरा सर। स्टार्ट किया। हाँ। तो अकाउंट्स में एक चैलेंज ये आता है काफ़ी लोग के सामने कि क्वेश्चन मतलब पेपर पूरा नहीं हो पाता, तो उस समय कैसे ध्यान रखना चाहिए कि अपना पेपर टाइमली कंप्लीट हो? सर हर क्वेश्चन के लिए एक टाइम अलॉट कर देना चाहिए, पहले से ही प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि इतने टाइम में ये हो ही जाना चाहिए। और ऐसा लगे कि एकदम ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वो क्वेश्चन के लिए अगर स्पेस है तो स्पेस छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, मतलब कहीं फंस गए तो उसको छोड़ हाँ। के आगे बढ़ जाओ, हाँ। ज़्यादा स्टक नहीं हो उस हाँ। क्वेश्चन में। ओके। और टाइम मैनेजमेंट हो गया था पूरा तुम्हारा? यस सर। 15 मिनट बचे हुए थे, हो गया था। 15 मिनट बच गए थे। ओके। अच्छा बेटा, ये बताओ, जैसे कई लोग का डाउट होता है कि अकाउंट्स में नरेशन लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, जो जो एंट्री वाले क्वेश्चन है। फिर एक ही डाउट आता है फॉर्मेट का इंपॉर्टेंस है क्या, फिर एक ही डाउट आता है शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं क्या, तो ये तुमने कैसा किया? सर शॉर्ट फॉर्म हो गया तो मैंने जितने हो सके अवॉइड किए, ओके। क्योंकि चांस ही क्यों देना कि एग्जामिनर वो मार्क्स कट करे। मतलब उसमें कोई बड़ा भारी टाइम नहीं बचता हाँ कुल मिला टाइम, के। हाँ नहीं बचता हाँ। ऐसा।
और फॉर्मेट वगैरह के लिए और नरेशन वगैरह के लिए भी पूरे यूज़ किए थे मैंने। अच्छा, प्रॉपर नरेशन डाले हाँ। और प्रॉपर फॉर्मेट का आपने यूज़ किया। ओके। और एक पॉइंट ये भी आता है, कई बच्चे पूछते हैं कि सर जो वर्किंग नोट रहता है वो एक तो अपना आंसर का मेन पार्ट होता है, Yes, sir. तो वर्किंग नोट पहले बनाना चाहिए या मेन पार्ट के बाद में बनाना चाहिए, या दोनों चलता है, पहले और बाद में, दोनों में आपने क्या किया? सर मैंने तो प्रेफर किया था कि पहले क्वेश्चन का जो मेन आंसर है वो हो जाए, उसके बाद वर्किंग नोट हो, क्योंकि मोस्टली तो वर्किंग पार्ट को बाद में ही देखते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है कि नहीं यही देखेगा, तो Okay. इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया था। लगभग सब क्वेश्चन में आपने ऐसा ही किया? यस सर। ओके। और पेपर में, ये तो वर्किंग नोट के बारे में हो गया, पेपर नीट एंड क्लीन रहा या कुछ बहुत ज़्यादा काटापिटी हुई? सर बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट एक क्वेश्चन पूरा मिस्टेक हुआ था तो वो कट हुआ था। अच्छा, जो टोटल वगैरह होता है, जैसे कई जगह मान लो लेजर का क्वेश्चन आ गया, फाइनल अकाउंट का आ गया, तो पूरा टोटल भी बराबर किया आपने कि कुछ चीज़ छूट गई थी? नहीं नहीं सर, टोटल बराबर हुआ था। सब बराबर हुआ यस था। सर। ओके। और ये जब पहला पेपर रहता है तो थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ रहता है, थोड़ा ऐसा मतलब थोड़ा सा टेंशन आती टेंस तो है? आती है। आता है शुरू में? यस सर। फिर कब एकदम अपन सामान्य हो जाते हैं? सर कुछ देर बाद चालू करने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, अब जब बनने लगता है तो लगता है कि इजी है, हो जाएगा सब ठीक से। उसके बाद टेंशन चला जाता है। एक बार मतलब फ्लो में आता है, हाँ, फ्लो में आने के बाद टेंशन चला जाता है। फिर टेंशन चले जाता है। ये क्योंकि काफी लोग, और ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कि क्वेश्चन देखे और एकदम घबराहट हो गई कि अरे ये क्वेश्चन कैसे आ गया? नहीं सर, ऐसा मतलब हुआ तो नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सारे कहीं ना कहीं पढ़े हुए लग रहे थे। हम लोग के बुक से जितने थे वो पढ़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं लग ही रहा था कि पढ़ा हुआ है। ओके। और जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है कि नॉर्मली हो जाता है? सो लगभग तो नॉर्मली हो ही जाता है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो समझ में नहीं भी आते हैं कभी कभी। हाँ हाँ हाँ, बाकी ऑलमोस्ट तो बन जाते होंगे। ऑलमोस्ट बन जाते हैं सर। हाँ। अच्छा, ये बताओ, ये तो तुमने काफ़ी अच्छी सब चीज़ें बता दिया, अभी ये बताओ मेरे को, ऐसा कई बार होता है कि हमने बहुत अपनी तरफ से मेहनत की, लेकिन एग्ज़ाम देते हुए या एग्ज़ाम के बाद हमको थोड़ा रिग्रेट हो जाता है कि यार ये मैं और कुछ कर लेता तो मेरा परफॉर्मेंस और बढ़ता। मतलब आप खुद के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि जो करना चाहिए? सर जो भी करना चाहिए वो तो एग्ज़ाम के पहले ही करना चाहिए। अगर बाद में रिग्रेट करेंगे तो दूसरे एग्ज़ाम पे इफेक्ट आएगा, तो बाद में रिग्रेट करना अच्छा तो नहीं है। नहीं, जो तुमको हुआ कि जो तुमको कर लेना चाहिए था पहले, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं ऐसा हुआ। कुछ नहीं, मतलब सब जितने भी चीज़ें हैं वो सब हाँ, तुमने किया, बराबर किया। फॉलो किया, और सारे सब्जेक्ट में सारे टीचर की गाइडलाइन को तुमने फॉलो किया? कितना? सर फॉलो तो किया, सारे टीचर्स का किया। सारे टीचर्स की गाइडलाइन। ओके। तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने पूरा ही ऑलमोस्ट चीज़ें कवर कर ली, और इन फाउंडेशन में तो रैंक आता नहीं तो हो सकता है स्वयं का रैंक रहता। और बेटा, इंटर के लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, थैंक यू सो मच। और हम ये चाहेंगे ज़रूर से कि इंटरमीडिएट में आप ऑल इंडिया रैंक हासिल करो। डेफिनेटली सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।